तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को नमन करते हुए मैं हरियाणा के सभी जिलों से आए सभी वॉलंटियर को प्रणाम करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ कि एसडीएस के वार्षिक सम्मेलन में आप आए। आपका पुनः धन्यवाद। दोस्तों, इस देश में सबसे पहले 1872 ईस्वी में एक हंटर कमीशन नाम का कमीशन आया था, जो शिक्षा के बारे में देश की स्थिति जानने के लिए देश में आया। और सबसे पहले ज्योतिबा फुले ने उस हंटर कमीशन के सामने बयान दिया, एक मेमोरेंडम दिया कि हमारे बच्चों की शिक्षा किस तरह से बेहतर हो सकती है, हमें शिक्षा की क्यों आवश्यकता है, हमें इतिहास, हमें इन सारी चीज़ों की महत्ता क्या है, हमें नौकरियों में आरक्षण किस प्रकार से दिया जा सकता है, ये सारी बातें मेमोरेंडम में लिखी गई। लेकिन उस मेमोरेंडम के बाद जो अंग्रेज अफसर ने कहा, उसने कहा भाई अगर हम आपको नौकरियों में आरक्षण दें तो तुम्हारे लोग तो पढ़े लिखे नहीं। फिर वो एक काम करते थे, वो डे टू डे लाइफ में सरकार, शासन, प्रशासन को चिट्ठियाँ लिखते थे ताकि हम लोगों की समस्याओं को दूर किया जा सके। लेकिन जो शासन प्रशासन में मनुवादी लोग जो बैठे थे, वो उन चिट्ठियों को फाड़ के फेंक देते थे। और उन चिट्ठियों को इसलिए फाड़ के फेंक देते थे कि वो दलित समुदाय से संबंधित थी, वो बैकवर्ड क्लासेस से संबंधित थी। तो ज्योतिबा के दिमाग में बात आई कि जब तक हमारे लोग शासन प्रशासन में नहीं होंगे तब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। इसलिए पहला मेमोरेंडम ज्योतिबा फुले ने हंटर कमीशन के सामने 1872 ईस्वी में ये दिया कि हमें शिक्षा में और रोजगार में आरक्षण दिया जाना चाहिए। कांग्रेसियों ने पूरी तरह से उनकी बात नहीं मानी, लेकिन कुछ अंशतः उनकी बात को जरूर माना गया और इस प्रकार से आगे बात बढ़ी। लेकिन जो फॉलोवर थे ज्योतिबा फुले के, जो सत्य शोधक समाज उन्होंने बनाया था, उसके जो फॉलोवर थे, इस देश के अंदर सबसे पहले कोल्हापुर स्टेट के महाराजा छत्रपति साहू महाराज ने 26 जुलाई 1902 को आरक्षण का सिद्धांत इस देश में लागू किया और दो जातियों को छोड़ के, सैन्य और ब्राह्मण, दो जातियों को छोड़ के सबको उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण उपलब्ध कराया। किसने लागू किया? वो कोल्हापुर स्टेट के महाराजा जो थे, वो गडरिया जाति के आदमी थे, जिसको हम इस भारत में, उत्तर भारत में गडरिया जाति बोलते हैं। वो उस गडरिया जाति के व्यक्ति थे, यानी बैकवर्ड समाज के व्यक्ति थे। उसने ये आरक्षण इस देश में लागू किया। दूसरा क्या हुआ कि 1918 में साउथ ब्रो कमेटी इस देश में आई। उसके सामने दो आदमियों ने मेमोरेंडम दिए। एक थे भास्कर राव जाधव, जो बैकवर्ड क्लासेस के आदमी थे, और एक थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो भास्कर राव जाधव के सामने बाबा साहब ने राजनीतिक और नौकरियों में आरक्षण की मांग सबसे पहले की, और भास्कर राव जाधव ने वही डिमांड किसके लिए कही? बैकवर्ड क्लासेस के लोगों के लिए। तो उस जो समिति आई थी इस देश के अंदर 1918 में, उसकी रिकमेंडेशन के बाद इस देश में 1919 का एक्ट लागू हुआ, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्स्फोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं। उसमें सबसे पहले इस देश में शूद्र अति शूद्र को रिजर्वेशन का अधिकार सबसे पहले प्राप्त हुआ। इससे पहले मिंटो मार्ले रिफॉर्म आए थे 1902 में, उनमें उतना एक्सपेंशन नहीं हुआ था, लेकिन जो अधिकार मिला रिजर्वेशन का 1919 के एक्ट के तहत, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्स्फोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं, उस एक्ट के तहत सबसे पहले आरक्षण का प्रावधान किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने साउथ ब्रो कमेटी के सामने उस आरक्षण की डिमांड की थी। तो समझ में आई होगी यहाँ तक तो बात सभी को। तो उसके बाद क्या होता है, इस देश में साइमन कमीशन आता है, उसमें उन्होंने भाषण दिया। उन्होंने बात डिमांड की सबसे
सबसे पहले क्या डिमांड की कि दलित लोगों को का भला तभी हो सकता है अगर आप मुख्य धारा में उनको लाना चाहते हो, अगर उनको राजनीतिक अधिकार, उनको असेंबली और लोकसभा में जाने का अधिकार दिया जाए, उनको नौकरियों में आरक्षण का अधिकार दिया जाए, एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन दिया। अंग्रेज सरकार ने कमेटी बनाई जिसको मैकडॉनल्ड कमेटी के नाम से जानते हैं। जो मैकडॉनल्ड देश का प्रधानमंत्री था, उस प्रधानमंत्री के अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी उसने अपनी रिकमेंडेशन बाबा साहब की इच्छा अनुसार दी और 17 अगस्त 1932 को कमंडल अवार्ड नाम से एक अवार्ड आया। जो डिमांड बाबा साहब ने मांगी थी उन चारों डिमांडों को मान लिया गया, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि उस डिमांड को भारत के लोगों ने स्वीकार नहीं किया। जब जब हमें आरक्षण का अधिकार की बात हुई तो मनुवादियों ने जोर लगाकर उसका विरोध किया और मैकडॉनल्ड अवार्ड की घोषणा के खिलाफ हमारे देश के तथाकथित कहे जाने वाले बापू ने आमरण अनशन रख दिया यरवदा जेल के अंदर। यरवदा जेल में 4 दिन की भूख हड़ताल के बाद जब उनकी तबीयत खराब हो गई तो बाबा साहब अम्बेडकर को मानना पड़ा जो गांधी जी चाहते थे और सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार खत्म कर दिया गया। और 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट पे साइन हुए। पूना पैक्ट में क्या हुआ, जो हमें 2 बार वोट देने का अधिकार था, जो हमें सेपरेट वोट का अधिकार था, कॉन्स्टिट्यूंसी का इलेक्टोरेट का अधिकार था, वो अधिकार हमसे छीन लिया गया और हम उसी अवस्था में आ गए। तो इसलिए जो अब ज्वाइंट इलेक्टोरेट में जो लोग उनके जाते हैं, सबसे बड़ी बात था बाबा साहब ने प्रोविजन रखा। जब पूना पैक्ट हुआ उसमें एक प्रोविजन डाला था कि समाज में जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जब वो टिकट का वितरण करेंगी तो एक बात ध्यान में रखेंगी। वो बात क्या ध्यान में रखेंगी, समाज द्वारा 4 लोगों को चयनित किया जाए। उन 4 लोगों में से ही लोग समाज जो 4 आदमी होंगे जिनको समाज चुनेगा उनमें से ही कोई पार्टी टिकट दे सकती है। वो क्यों किया था, ताकि समाज के भले के लोग जाएं। अब क्या हुआ, जब 1952 में पहला जनरल इलेक्शन इस देश में हुआ उसमें सबसे पहले उस क्लास को हटाया गया और उन लोगों को टिकट दिया जो समाज की दलाली करते हैं, जो समाज की बढ़ोतरी में प्रथम आते हैं, उन लोगों को टिकट दिया जाता है। इसलिए कोई एमएलए एमपी 131 मेंबर पार्लियामेंट में हमारी बात आवाज नहीं सुनते। हमारे 17 एमएलए इस प्रांत के अंदर हैं, हमारी वो बात नहीं सुनते। वो अपनी पार्टी के एमएलए संविधान बनाना है। उस समय इस देश के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड लिलिथगो। जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको पता होगा, लॉर्ड लिलिथगो ने घोषणा की थी कि हम जब ये देश छोड़ के जाएंगे तो उस देश का जो संविधान बनेगा उस संविधान को तब तक मान्यता नहीं दी जाएगी जब तक शेड्यूल्ड कास्ट और बैकवर्ड क्लासेस के लोग उस पर अपनी सहमति ना दे दें। ये कौन कहता है, अंग्रेज सरकार का प्रतिनिधि गवर्नर जनरल कहता है। तो उस बात को 1942 में पलट दिया गया। 1942 में क्या हुआ, इस देश के अंदर स्टैफर्ड क्रिप्स नाम का एक कमीशन आया था जिसको क्रिप्स मिशन के नाम से जानते हैं। और उस क्रिप्स मिशन ने ये बताया कि अगर हम संविधान इस देश में बनाएंगे तो हमें शेड्यूल्ड कास्ट की मंजूरी लेनी आवश्यक नहीं है। तो दूसरा कमीशन आया 1945 में लॉर्ड वेवल के नाम से, बाबा साहब ने उसका विरोध किया 1942 के कमीशन क्रिप्स कमीशन का। 1945 में वेवल प्लान आई इस देश के अंदर। वेवल प्लान में वो बात कही जो लॉर्ड लिलिथगो ने कही थी कि हम देश का संविधान बनाने के बाद या इस देश के शेड्यूल्ड कास्ट और बैकवर्ड क्लासेस के लोगों की मंजूरी जरूर लेंगे। लेकिन जो 1946 में इस देश में प्लान आई उसका नाम था कैबिनेट मिशन प्लान। 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया, उसने वही रास्ता अपनाया जो स्टैफर्ड क्रिप्स ने अपनाया था। उसने कहा कि हम इस देश को जल्दी ही आज़ाद करने वाले हैं और इस देश के लिए जो संविधान बनेगा जरूरी नहीं है कि उस संविधान के लिए मंजूरी के शेड्यूल्ड कास्ट और बैकवर्ड क्लासेस के लोगों से ली जाए। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने दक्षिण भारत में, पूरे भारतवर्ष में पूरा आंदोलन चलाया। बहुत सारे लोगों को जेलें हुई। बाबा साहब ने उनके सामने भी एक मेमोरेंडम लिखा। उन्हें क्या कहा कि पूना पैक्ट को ख़त्म किया जाए, सेपरेट इलेक्टोरेट को ख़त्म किया जाए
हमें 2 बार वोट देने का अधिकार दिया जाए। और जो सबसे बड़ी मांग उन्होंने रखी, वो लिखा कि अगर आप हमें ये भी नहीं देना चाहते तो एक परमानेंट सेटलमेंट का एक काम किया जाए कि सरकार एक सेटलमेंट कमीशन बनाए और उस सेटलमेंट कमीशन जो सरकार फालतू ज़मीन पड़ी है उस ज़मीन की परचेज करे और हमारे देश के अंदर जितने शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं उन सब लोगों को वो ज़मीन मुफ्त में वितरित की जाए। अगर ये बात लागू हो गई होती तो क्या होता कि हमें आरक्षण के अधिकार की आवश्यकता ही नहीं, हम सबके पास ज़मीनें होती। उसका मनुवादी लोगों ने विरोध किया, कैबिनेट मिशन की बात मानी गई, बाबा साहब की बातें नहीं मानी गई, इसलिए बाबा साहब ने अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा। लेकिन जब 1946 में संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई, उसमें माइनॉरिटी राइट कमेटी थी एक, उस माइनॉरिटी राइट कमेटी के सामने बाबा साहब ने अपनी बात रखी और उसने क्या कहा कि हमें आरक्षण का अधिकार चाहिए। तो सरदार पटेल ने, के.एम. मुंशी ने, जयकार ने, सप्रू ने, इन सब ने इस बात का विरोध किया कि शेड्यूल कास्ट के लोगों को आरक्षण का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि इस देश के संविधान में जब आर्टिकल 17 बना दिया गया है, आर्टिकल 17 बना करके देश में छुआछूत को खत्म कर दिया गया है, तो आरक्षण की जरूरत अब नहीं होनी चाहिए। लेकिन बाबा साहब ने संविधान बनाने से इनकार कर दिया, अपने घर चले गए। तब के.एम. मुंशी नाम का आदमी 3 दिन के बाद उनको मना के लाया, उन्होंने कहा कि हमें आपकी बात मंजूर है, हम आपको आरक्षण का अधिकार देंगे। तब जाके आरक्षण का अधिकार आप लोगों को मिला था। बाबा साहब ने कितना बड़ा संघर्ष किया। जिस आरक्षण के विरोध हम ये बैठे हैं, एक बात बताता हूँ आपको, ये आरक्षण भरण पोषण का साधन नहीं है। ये आरक्षण जहाँ मैं लिखा हुआ है, आरक्षण नहीं लिखा हुआ, वहाँ पे प्रतिनिधित्व लिखा हुआ है। जहाँ पे भी हम काम करते हैं, हम अपने समाज के प्रतिनिधि बन के काम करना चाहिए। ये हम सभी की एक नैतिक जिम्मेदारी भी है, हमारी ये संवैधानिक जिम्मेदारी भी है। अगली बात क्या होती है कि बाबा साहब ने फिर एक क्वेश्चन किया। सरदार पटेल माइनॉरिटी राइट कमेटी के चेयरमैन थे, उनको कहा कि कुछ लोग और हैं इस देश के अंदर जिनकी सामाजिक स्थिति शेड्यूल्ड कास्ट से ज़्यादा बेहतर नहीं है। तो पटेल जी कहने लगे भी कौन है वो लोग बताइए। तो उन्होंने कहा कि कौन है वो लोग, ये जानने के लिए एक संविधान में प्रोविज़न कर देते हैं। क्या प्रोविज़न कर देते हैं? एक कमीशन का प्रोविज़न कर देते हैं ताकि वो चिन्हित करे कि बैकवर्ड क्लासेस के लोग कौन है इस देश के अंदर। तो इसलिए देश के संविधान में आर्टिकल 340 की व्यवस्था की गई। आर्टिकल 340 के तहत एक कमीशन की व्यवस्था की जानी थी जो देश की बैकवर्ड क्लासेस को चिन्हित करे ताकि उनको आरक्षण का अधिकार दिया जा सके। जब बाबा साहब लॉ मिनिस्टर बने, बाबा साहब ने चिट्ठियां लिखी नेहरू को, और चिट्ठियों में क्या दबाव बनाया कि जैसा 340 आर्टिकल में कहा गया है कि बैकवर्ड क्लासेस का कमीशन संविधान लागू होने के 5 साल के अंदर अंदर बढ़ाया जाना है, इसलिए वो बढ़ाया जाना चाहिए। जब उनकी बात को नहीं माना गया तो क्या हुआ, बाबा साहब ने 3-4 मुद्दे थे, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि बैकवर्ड क्लासेस के लिए कमीशन नियुक्त ना करना। इस वजह से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लॉ मिनिस्ट्री इस्तीफा दे दिया। और जब लॉ मिनिस्ट्री से इस्तीफा दिया, उन्होंने एक मीटिंग रखी पटना के गांधी मैदान में। R.L. चंदापुरी नाम का एक व्यक्ति बैकवर्ड क्लासेस का बहुत बड़ा नेता था बिहार का। तो बाबा साहब को मुख्य अतिथि के नाते पटना में बुलाया गया। बाबा साहब पटना गए और वह 10 लाख लोगों की भीड़ जब गवर्नमेंट को पता चली, जब नेहरू को पता चला कि 5-10 लाख लोग अम्बेडकर को सुनने आए हैं, अगर इस तरह की मीटिंगें साउथ भारत में, उत्तर भारत में और मध्य भारत में कर दी गई तो कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। तब जाकर के, और उसके बाद देखिए जिस आदमी ने वो मीटिंग रखी थी, उस आदमी को लाने के लिए सरकार ने विशेष विमान भेजा R.L. चंदापुरी को लाने। उसको R.L. चंदापुरी को दिल्ली लाया गया और नेहरू ने उनसे पूछा कि मंत्री बनना चाहते हो? उन्होंने कहा जी नहीं बनना चाहता। तो फिर इतनी बड़ी मीटिंग क्यों करवाई बैकवर्ड क्लासेस की? अगर आपको मंत्री बनना है
तो आप मेरे साथ आ जाइए और अम्बेडकर का साथ छोड़ दीजिए, हम आपको मंत्री बना देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में। लेकिन कुछ सारे चंदा की झुका नहीं, उन्होंने कहा कि हम अम्बेडकर के साथ थे, अम्बेडकर के साथ रहेंगे। इसलिए मैं चंदापुरी जी के नमन करता हूँ, कोई इतने बड़े आदमी को वो झुका नहीं। तो इस बात को 1951 में बाबा साहब ने रिजाइन दे दिया, इस डर से कि ये और ज़्यादा बड़ी बड़ी मीटिंग ना करें बाबा साहब अम्बेडकर और उसमें आरक्षण की डिमांड ना रखें, बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को इकट्ठा ना करें। 1953 में काका साहब खालेलकर जो पूना का नियोगी ब्राह्मण था, काका साहब खालेलकर की अध्यक्षता में एक कमीशन बनाया गया जिसने कोई साइंटिफिक विश्लेषण नहीं किया। जो विश्लेषण आमतौर पे होता है, सरसरी तौर पे होता है, उस तरह का विश्लेषण किया। उन्हें 2399 जातियाँ बैकवर्ड क्लासेस की चिन्हित की और अपनी रिपोर्ट सरकार को दी। लेकिन राजेंद्र प्रसाद के पर्सनल सेक्रेटरी रहे जिनका नाम था वाल्मीकि चौधरी। उस वाल्मीकि चौधरी के संस्मरण को अगर देखें तो उन्हें बताया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नेहरू को चिट्ठी लिखी कि अगर सारा ये चीज़ें आरक्षित कर देगी बैकवर्ड क्लासेस शेड्यूल कास्ट के लिए, तो हमारे लोग क्या खाएंगे, हमारे लोग क्या करेंगे। इसलिए नेहरू ने काका साहब खालेलकर को रिपोर्ट देने के बाद बुलाया और उसको कहा कि तू अपनी रिपोर्ट को वापस ले ले। तो परिणाम क्या हुआ, काका साहब खालेलकर ने 32 पेज का लेटर लिखा नेहरू सरकार को कि मैंने आरक्षण की जो दवाई बताई है वो आरक्षण की दवाई बीमारी से भी ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए मैं अपनी रिपोर्ट को वापस लेता हूँ। नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री आए, उस पर डिस्कशन नहीं होनी थी क्योंकि रिपोर्ट वापस ले ली गई। फिर इंदिरा गांधी की सरकार आई, इंदिरा गांधी ने 1975 में इमरजेंसी लगाई। 1977 से पहले जब वो पहली बार प्राइम मिनिस्टर बनी तो उसने 2 बात की। एक तो वाइस चांसलर इस देश की उसकी कमेटी बनाई वाइस चांसलर की, उनको ये कहा कि ये एक्सप्लोर करो कि देश के अंदर क्या आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है। ये किसने कहा, इंदिरा गांधी ने वाइस चांसलर की कमेटी बनाई। वाइस चांसलर की कमेटी ने कहा कि आरक्षण के आधार पर, आर्थिक आधार पर आरक्षण देना संविधान के अनुकूल नहीं है। फिर एक कमेटी बनाई, जनगणना कमीशन इस देश के अधीन एक कमेटी बनाएगी जिसको एक कहा गया कि आर्थिक आधार के लिए क्या आरक्षण दिया जा सकता है। उस कमेटी ने भी ये रिपोर्ट दी कि आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। तो इन द मीन टाइम 75 में इमरजेंसी लगी। इमरजेंसी के बाद 1977 में चुनाव हुए। 1900 जनता पार्टी की सरकार आई, मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बने। मोरारजी देसाई के पास बैकवर्ड क्लासेस के लोग मिलने गए कि हमें आरक्षण का अधिकार दिया जाए, खालेलकर कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया जाए। तो मोरारजी देसाई ने कहा कि ये कमीशन बहुत पुराना हो चुका है, 55 का कमीशन है, 53 का कमीशन है, इसलिए नया कमीशन बनाते हैं। तो मोरारजी देसाई ने क्या किया, मंडल कमीशन की स्थापना की। मंडल कमीशन को कहा कि बैकवर्ड क्लासेस की रिपोर्ट दो, लेकिन जब रिपोर्ट पे डिस्कस होना था 18 महीने के अंदर मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई और वो मामला अधूरा रहा। उसके बाद फिर इंदिरा गांधी आई, उस पर कोई बहस नहीं हुई। फिर राजीव गांधी की सरकार आई, फिर उस पर कोई बहस नहीं हुई पार्लियामेंट में। फिर क्या हुआ कि वीपी सिंह 1989 में देश के प्रधानमंत्री बने और उनकी सरकार में आपस में फूट पड़ गई। जो बैकवर्ड क्लासेस के नेता थे वो उनका विरोध कर रहे थे, देवीलाल जी भी उसमें शामिल थे, शरद यादव उसमें शामिल था। तो उन्होंने जब अलग होने की बात की वीपी सिंह से, उसने मजबूरी में मंडल कमीशन लागू किया ताकि बैकवर्ड क्लासेस के लोग मेरे से टूट के ना जाएं। और जब वीपी सिंह यूपी का चीफ मिनिस्टर था, उसने विरोध किया था मंडल कमीशन का। ये लिखित दस्तावेज है मेरे पास, अगर को देखना चाहे तो मैं दिखा सकता हूँ। तो तब जाके मंडल कमीशन इस देश में आया। मंडल कमीशन में उन्हीं जातियों को शामिल किया गया जो स्टेट लिस्ट में पहले बैकवर्ड क्लासेस को पहले भी आरक्षण था, छोटे छोटे लेवल पे हर स्टेट में था। उन्हीं जातियों को सम्मिलित किया गया जिन जातियों का पहले से स्टेट की लिस्ट में नाम था। और क्या किया, शिक्षा में आरक्षण नहीं दिया। नौकरियों में आरक्षण दिया, शिक्षा में आरक्षण नहीं दिया।
उसके खिलाफ बहुत बड़ा बवाल हुआ, सारे देश में हड़ताल हुई, एक आदमी आग लगा के दिल्ली में मारा भी गया। तब वो सारे देश के केस सुप्रीम कोर्ट में आए। सुप्रीम कोर्ट में केस आया इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उस केस के तहत सारा केस सुना गया। हमारे पक्ष में कोई वकील तैयार नहीं था केस को लड़ने के लिए। तब जाके लालू प्रसाद यादव ने जेठमलानी से डिस्कस किया। जेठमलानी को कहा भी तुम हमारा मुकदमा लड़ो, लेकिन जेठमलानी ने कह के मना कर दिया कि मैं क्रिमिनल का लॉयर हूँ, मैं सिविल का लॉयर हूँ, इसलिए मैं मुकदमा नहीं लड़ता। और विपक्ष की तरफ से 31 लॉयर केस लड़ रहे। फिर जाके क्या हुआ, 16 नवंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और देश के 52% बैकवर्ड क्लासेस को कितना आरक्षण दिया, 27% आरक्षण दिया। और आरक्षण में क्रीमी लेयर का सिद्धांत लगा दिया। जो अगर बैकवर्ड क्लासेस में क्रीम होती तो वाइस चांसलर उनके होते, सेक्रेटरी उनके होते, राजदूत उनके होते। अरे अभी भी 2.5% से ज़्यादा सेक्रेटरी नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो उस टाइम क्रीम की बात कहाँ थी। तब क्या हुआ, जब क्रीमी लेयर पे बैकवर्ड क्लासेस के लोग इकट्ठा होने लगे तो बड़ी चिंता हुई वनवादियों को कि एक क्रीमी लेयर के नाम से सारे बैकवर्ड के नेता कभी इकट्ठे ना हो जाएं। तो क्या हुआ, सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक LK अडवाणी ने कमंडल यात्रा निकाली ताकि बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को उससे दूर किया जा सके सिस्टम से। तो बैकवर्ड क्लासेस के लोगों ने भी सोचा कि पहले राम को बचा ले, आरक्षण को बाद में बचा ले। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया। और बाबरी मस्जिद को गिराने के बाद क्या हुआ, वो जो ध्रुवीकरण हुआ था बैकवर्ड क्लासेस शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों का, वो ध्रुवीकरण बिल्कुल खत्म हो गया और सारा सिस्टम बीजेपी के हाथ में आ गया। और कुछ लोग ये कहते हैं, आपने सुना कि मैंने तो प्राइम मिनिस्टर तक को कहते सुना है कि आरक्षण का सिद्धांत 10 साल के लिए था, अभी तक चालू है। लेकिन दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, आर्टिकल 15(4) और 16(4) के तहत आर्टिकल 15(4) में शिक्षा का अधिकार है, आर्टिकल 16(4) में नौकरियों में आरक्षण का अधिकार है, 330 में और 332 में पार्लियामेंट और असेंबली में जाने के अधिकार है। एक राजनीतिक आरक्षण है, एक नौकरियों का आरक्षण है। तो जो नौकरियों का आरक्षण है उसकी कोई सीमा नहीं है। जो राजनीतिक आरक्षण है उसको हर 10 साल के बाद बढ़ा दिया जाता है, जबकि कोई इसको बढ़ाने के लिए मांग नहीं करता। देश में कितना बड़ा विरोध है। हम नौकरियों में आरक्षण को बढ़ाने की बात करते हैं, वो पॉलिटिकल आरक्षण बढ़ाते हैं। क्यों बढ़ाते हैं? क्योंकि उनके चमचे उनके साथ लगे, उनके सूद उनके साथ लगे। तो हमारे हक में क्या होता है, नौकरियों में आरक्षण बढ़ाया जाए, बैकलॉग को पूरा किया जाए। ये सरकार इस बात पे कोई एक्शन नहीं लेती। तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि 15(4) आरक्षण कैसे आया। यहाँ JNU के प्रोफेसर बैठे हैं, प्रोफेसर नरेंद्र जी को ज़्यादा पता है। 15(4) इस देश के संविधान में कैसे आया। पहले शिक्षा में आरक्षण का कोई प्रोविजन नहीं। एक केस लगा मद्रास में, चंपाकम दुराई राजेंद्र नाम मद्रास के। उस केस में वो लड़की जीत गई जिसने केस किया था शेड्यूल्ड कास्ट के खिलाफ, आरक्षण के खिलाफ केस किया कि आर्टिकल 14 के जो इक्वलिटी देता है, समाज में समानता देता है, उसके खिलाफ है। और मद्रास हाई कोर्ट ने फैसला दिया उस लड़की के पक्ष में और आरक्षण के खिलाफ फैसला दिया। वही चंपाकम दुराई राजेंद्र का केस सुप्रीम कोर्ट में आया। सुप्रीम कोर्ट में भी हमारे लोगों के खिलाफ फैसला आया और इस वजह से दक्षिण भारत में बवंडर उठा। दलित लोगों ने उसके खिलाफ हड़ताल किया, बड़ा विद्रोह की स्थिति पैदा होगी। तब नेहरू जी ने अम्बेडकर जी को बुलाया कि भाई इसको शांत कैसे किया। तो उन्होंने कहा कि एक सिस्टम है इसको शांत करने का, शिक्षा के अधिकार को फंडामेंटल राइट में डाल दो तो सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा। जब जाकर के देश के संविधान में पहला अमेंडमेंट 1951 में इस आर्टिकल में किया गया 1951 में, और 15 के अंदर 15(4) सबसेक्शन जोड़ा गया, तब हमें जाके शिक्षा का अधिकार प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से दोस्तों इस देश में ये आर्टिकल आया। और अब इन्होंने क्या किया
103वां संशोधन करके देश के संविधान में 1919 में EWS का आरक्षण लागू किया, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का। उस आरक्षण, जबकि देश के संविधान में ऐसा प्रोविजन नहीं है। इंदिरा गांधी ने 2 बार कोशिश की, वो इस काम को नहीं कर पाई, उन्हें 2 बार कमीशन बनाए, लेकिन इस सरकार ने बगैर डिस्कशन के EWS का रिजर्वेशन लागू कर दिया और उससे अगले दिन एक ही दिन में राष्ट्रपति की मंजूरी ले ली और देश में लागू हो गया, जबकि वो आवश्यक नहीं था हम लोगों के लिए, क्योंकि वो गरीबी उन्मूलन का साधन नहीं है, वो प्रतिनिधित्व है उन लोगों के लिए जो मुख्य धारा में नहीं आए, जो पिछड़े हुए सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं, ये उनके लिए था। फिर सरकार ने संविधान में 243D आर्टिकल जोड़ करके पंचायतों के अंदर हमारे लोगों का आरक्षण का प्रावधान किया, जिसमें औरतों को भी आरक्षण मिला, हमारे लोगों को भी आरक्षण मिला। अब मैं दूसरे देशों की अगर बात करूं तो दूसरे देशों में सबसे बड़ा एक देश है जिसका नाम है अमेरिका। अमेरिका में एक अनुमान के अनुसार 72 लाख कंपनियां हैं। उन 72 लाख कंपनियों में से 22 लाख कंपनियां कानून की। वजह क्या है? उनकी पॉपुलेशन में 8.5% के करीब है। तो सरकार एक डाइवर्सिटी स्कीम के तहत जितना सेल परचेज होता है काले लोगों की कंपनियों से करती है। मान लिया मिलिट्री के लिए ड्रेस बनवानी है तो वो काले लोगों की कंपनियां देखते हैं, काले लोगों की कंपनियां से परचेज करते हैं। दफ्तर का फर्नीचर लेना है तो वो फर्नीचर भी काले लोगों की कंपनियां लिया जाता है। अस्कन मोबाइल नाम की कंपनी है वहाँ कालों के लिए, वो घर घर जाके काले बच्चों को एनरोल करती है और उनको रोजगार मुहैया कराती है। और ये लोग क्या कहते हैं कि, और मैं ये बताता हूँ कि कालों को आरक्षण दे करके वो देश 250 साल में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन गया। और यह अरुण भगत राम फिक्की का चेयरमैन कहता है कि अगर हम आरक्षण शुरू कास्ट को देंगे तो हमारा एक्सपोर्ट बंद हो जाएगा क्योंकि क्वालिटी कमज़ोर हो जाएगी। जबकि हमारी सभ्यता 2500 साल पुरानी, कोई 5000 को 10,000 साल पुराना कहता है, लेकिन अमेरिकन सभ्यता 250 साल के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बना दी है कानून की। तो इसलिए आरक्षण का पुरजोर समर्थन किया जाना चाहिए। अब मैं बताता हूँ कि आरक्षण का विरोध किया जाए। आरक्षण का देश के संविधान में आरक्षण नाम का शब्द बना रहेगा, लेकिन आरक्षण नहीं रहेगा। इस तरह के काम 26 जुलाई 1902 से चलते आ रहे और अब वो ज़्यादा हो गए। इस देश का संविधान लागू हुआ, जो जिस संविधान को समाजवादी गणतंत्र कहते हैं, एक संकल्पना है समाजवादी गणतंत्र की। समाजवाद का मतलब ही ये है कि उत्पादन के साधनों पर सारे समाज का नियंत्रण होना चाहिए। एक ऐसा सिस्टम बनाया जाना चाहिए जहां धन के अभाव में किसी का शोषण ना हो, धन की ज़्यादा की वजह से कोई शोषण करता ना हो, सबको रोटी कपड़ा और मकान मिले। मिश्रित अर्थव्यवस्था इस देश में लागू की गई। उसके तहत इस देश के अंदर समाजवादी व्यवस्था के तहत देश के अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल बनाए गए, जिसमें सबको स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, ये सारी बातें बताएगी। लेकिन सरकार ने 1990 के अनुसार से एक प्रोग्राम शुरू किया जिसको हम आर्थिक सुधार बोलते हैं। उन आर्थिक सुधारों के नाम पर इस देश में LPG का सिद्धांत लागू किया गया, जिसको लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। उस LPG के माध्यम से देश के सारे सरकारी उपक्रमों को बेचा जाता है। अगर देश के सारे उपक्रम बेच दिए जाएंगे तो आरक्षण तो उन सरकारी उपक्रम में ही मिलता है, तो नौकरी कहाँ मिलेगी। और इस बात की सबसे बड़ी दिक्कत, विडंबना ये है कि हमारे चुने हुए प्रतिनिधि आज तक मैंने पार्लियामेंट में बोलते नहीं देखे कि LPG का सिद्धांत क्यों लागू किया जाता है। LPG के सिद्धांत की वजह से जितने भी सरकारी फर्म हैं उसमें से 90% को बेच दिया गया और 10% को इस साल बेचा जाएगा।
ये सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे समाज के पढ़े लिखे लोगों के लिए कि हमें इस देश में अगर आरक्षण को बचाना है तो हमें सरकारी संस्थाओं को बचाना होगा, ताकि हमारे बच्चों का बहबूदी हो सके, उनका विकास हो सके और सिस्टम ठीक किया जा सके। और पूंजीवाद में क्या होता है कि पूंजीवादी समाज में उत्पादन के साधन पर कुछ लोगों का नियंत्रण होता है। समाजवादी सिद्धांत में सारे समाज का नियंत्रण होता है और उन पूंजीवादियों के काम में सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है। पूंजीवाद का सिद्धांत है वो मजदूरों के लिए किस प्रकार के कानून बनाते हैं, मजदूरों से कितने घंटे काम लेते हैं, डिमांड एंड सप्लाई के नियम की क्या परिभाषा देते हैं। एक यूरोप के अंदर सिद्धांत बना था जिसको लासा फेरा के नाम से जानते हैं। इस दुनिया के सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट हुए हैं जिनका नाम था एडम स्मिथ। उन्होंने किताब लिखी जिसका नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। उसके विचारों की वजह से, माल्थस के विचारों की वजह से, रिकार्डो के विचारों की वजह से वहाँ पूंजीवाद का जन्म हुआ। उस पूंजीवाद को लासा फेरा, जो फ्रेंच टर्म है उसको कहते हैं लासा फेरा के नाम से। उस लासा फेरा की वजह से इस देश, उस यूरोपीय देशों में मजदूरों का इतना सा शोषण हुआ कि पीपी शैली जैसे कविताई राइटर को लिखना पड़ा कि जो आदमी अनाज उगाता है वो भूखे पेट सोता है, जो आदमी सड़क बनाता है वो सड़क पे चल नहीं सकता, जो आदमी भवन बनाता है वो भवन में रह नहीं सकता। तो इन विचारों से प्रभावित होकर के दुनिया में 1848 इसमें किताब लिखी जिसका नाम है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। एक दूसरी किताब लिखी उसका नाम है दास कैपिटल। ये कार्ल मार्क्स और एंगल्स ने किताबें लिखी और क्यों लिखी? उनमें पूंजीवाद का विरोध किया गया, समाजवाद और कम्युनिज्म का समर्थन किया गया और गरीबों के लिए नारे लिखे गए। लिखा है कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, यू हैव नथिंग टू लूज बट योर चेन्स। तुम्हारे लिए खोने के लिए कुछ नहीं है, तुम्हें चेन है यही तो तुम्हारी टूटेगी। इस तरह के उन्होंने काम किया। और जब कार्ल मार्क्स की वजह से सारी दुनिया में कम्युनिज्म आज सोशलिज्म आने लगा, तब जाकर के पूंजीवादी देशों ने उस लासा फेरा की तुलसी में ढील दी। मजदूरों के नए नए कानून बनने लगे और डिमांड एंड सप्लाई के नियम को बंद कर दिया गया। सरकारीकरण कुछ संस्थाओं को किया जाने लगा। उस जगह पे लैंड का भी सरकारीकरण किया गया, नेशनलाइजेशन किया गया। इस प्रकार से जो सिद्धांत 17वीं शताब्दी में यूरोप में ख़त्म कर दिया गया था, ये मौजूदा सरकार उस सिद्धांत को इस देश में लागू करना चाहती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरों का शोषण हो सके। जय भीम, नमो।